हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर निहायत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है बात? क्या नाम है भाई? रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म। आराम से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। बहुत ही लॉजिकल और कॉन्सेप्ट से भरा हुआ टॉपिक है, ये चैप्टर है पूरा। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो मान के चलता हूँ कि ये आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म वगैरह से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हर बच्चे को मदद करेगा। और मैं ये कंटेंट जो है वो लो लेवल से एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे अपन लोग, हर तरीके की बातों पे चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है। पहली बात बता दूं मैं आपको कि नोट्स प्रॉपर बनाने हैं आपको। जो भी मैं यहाँ क्लास में बोल रहा हूँ, जो यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आपको अपने नोट्स के अंदर वो एक एक चीज को लिखना है। क्लियर है बात? कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप आराम से डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? तो चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट करें भाई, बोलो सब, जल्दी जल्दी बताओ, स्टार्ट कर दें क्या? तो आज का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या नाम है? रिएक्शन मैकेनिज्म। 12th क्लास का है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिसका बैकलॉग है, कुछ लोग लिख रहे हैं बैकलॉग, तो बैकलॉग बैकलॉग वाला पार्ट भी छोड़ दें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिपेंडेंट है ये। अगर मुझे कुछ लगेगा बीच में कि ये पीछे कोई चैप्टर से रिलेट कर रहा है तो मैं बता दूंगा मैं आपको वहां पर कि ये वाला टॉपिक को जाकर के आप रिवाइज कर लीजिए, वहां पे आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। क्लियर है बात? बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। चलिए शुरू करें। आइए, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहली चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने अगर अभी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है कंटेंट अभी तक, आईयूपीएसी पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, जीओसी वगैरह पढ़ के आ रहे होंगे। तो यहां तक जो भी आपकी जर्नी रही है, वहां पे आपने वो चीजें पढ़ी हैं कि कंपाउंड का नामकरण करना सीखे आप, कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पहली बार कैसे बने होंगे, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मार्केट में आए, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है उसकी स्टडी करने की। क्लियर, ये हमें पता चला। फिर जब हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ी तो हमें उसका नाम लिखने की पता चला कि भैया नाम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो नाम लिखने का तरीका किसने बताया आपको? आईयूपीएसी ने बताया। फिर कंपाउंड्स के अंदर एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, वो सब सिखाया किसने आपको? जीओसी ने सिखाया कि भैया कंपाउंड एसिडिक कौन सा है, H प्लस कौन रिलीज करेगा, लिविंग न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, मतलब बेस कौन है जिसके ऊपर लोन पेयर है ना। ये सारी जानकारी किसने दी आपको? जीओसी ने दी। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपने स्टेबिलिटी वगैरह भी जानकारी कहाँ मिली आपको? जीओसी के अंदर मिली। तो कंपाउंड का बिहेवियर जो था वो आपको किसने बताया? जीओसी ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े हम आइसोमेरिज्म के अंदर। तो ऑप्टिकल बिहेवियर, आइसोमर्स, एक से ज्यादा सिमिलर कंपाउंड्स कैसे बन सकते हैं, या एक मॉलिक्यूल गिवन है तो उसके अंदर मल्टीपल अलग अलग हम कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, ऑप्टिकल लाइट से क्या उसका बिहेवियर रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखे जाते हैं, आइसोमर्स कैसे बनते हैं। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन जो थी, आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं कंपाउंड के, एक ही जनरल फॉर्मूला के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स कैसे पता करें कि इनमें क्या रिलेशन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो किसने दी थी आपको? आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर ने दी थी। तो यहां तक बिल्कुल बेसिक चलता हुआ अपना कार्यक्रम आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं 12th में। तो 12th का ये बेटा पहला चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म। नाम समझ में आया कि रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। अब रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी है प्लस सी है। क्लियर? ये कन्वर्ट हो रहा है ए सी में प्लस बी निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन हुई है इधर से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, इधर की तरफ, तो इनिशियली जहां से स्टार्ट होती है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो लास्ट अपन को मिला है जहां पे रिएक्शन जाकर के रुकती है, ये होते हैं अपने प्रोडक्ट। क्या होते हैं ये? प्रोडक्ट्स। क्लियर है बात? तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस सी से ए सी प्लस बी कैसे बना,
उसके पीछे का क्या रीजन रहा, क्या पाथवे इसने चूज किया रिएक्शन ने ये प्रोडक्ट देने में, उसको अपन लोग पढ़ते हैं बेटा किसके अंदर, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। सही बात है या नहीं? ये रिएक्शन होने का क्या क्या कारण थे, क्या क्या पाथवे था, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा अपन को, रिएक्शन मैकेनिज्म देगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि रिएक्टेंट आपस में किस तरीके से कोलाइड होंगे, कैसे मिक्स होंगे और ये आपस में कैसे नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, वो पूरी जानकारी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देने वाला है। क्लियर है बात, समझ में आई आपको बातें? चलिए आइए हम बात करें, बात शुरू करें भाई, आओ। Let's consider a organic chemical रिएक्शन। एक हम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, जनरल रिएक्शन लेंगे अभी, और उससे हम पता करेंगे कि किस तरीके से हो रही है। मान लो आपके पास ये है, सेम जो मैंने ही पहले लिखा था वही, और इससे AC+B बन रहा है। क्लियर? तो ये रिएक्शन जो है, यहां पे इनिशियल स्टेट में जो ये चीजें हैं, ये हैं अपने रिएक्टेंट, ये पहले बताया, रिएक्टेंट्स, और ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब अपन जा रहे होते हैं, तो पहली बात, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई है। कितने स्टेप लगे हैं इसमें, सिंगल स्टेप, वो ये है अपनी वन स्टेप रिएक्शन। ठीक, अब जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है, जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है, तो दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांजिशन स्टेट। ये वन स्टेप रिएक्शन है। अब एक अच्छा बच्चा ये बोलेगा कि सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एक स्टेप है, आपने बोला अभी कि सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है, मैंने कहा हाँ हो रही है भाई, तो उसका इसका मतलब है कि आप खुद ने लिखा है यहाँ पे ए बी के बीच में एक बॉन्ड है। क्या है सर, ए बी के अंदर एक बॉन्ड है, मैंने कहा हाँ है भाई, और मैंने साफ साफ बोलना बोलना क्या चाहते हो, उसने कहा सर ए बी के बीच में एक बॉन्ड है, और आपने बोला ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है। इसका मतलब है कि ए बी का बॉन्ड कहीं ना कहीं टूटा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और इस सी के साथ इस ए ने एक बॉन्ड बनाया होगा। बात सही है, बात में है दम, है कि नहीं, कि भैया ए बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली ए सी ने बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि कोई और दूसरा स्टेप तो यहां पे आप बोल रहे हो इन्वॉल्व ही नहीं है, एक सिंगल स्टेप है। तो वन स्टेप रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होती है। अच्छी बात है, लिख लेते हैं भैया, ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, चेक करो। ठीक है, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाला, और न्यू बॉन्ड
फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वन स्टेप रिएक्शन है, पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होगी वो एक साथ होगी। अब एक बात बताना मुझे, ट्रांजिशन इन्वॉल्व है ये भी लिख लो, ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट भी इन्वॉल्व्ड है रिएक्शन में। अब एक चीज बताना मेरे को, मैं यहां बता रहा हूं, इसी रिएक्शन को मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। क्या है अपने पास? ए बी, मैंने बोला ए बी प्लस सी, और ये कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हैं, और आपस में रिएक्ट करने के बाद ये बना रहे हैं क्या? ए सी प्लस बी। और अभी अपन ने बात करी कि ए बी का बॉन्ड टूट रहा था और ए सी का बॉन्ड बन रहा है, और दोनों एक साथ हो रहे हैं, और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसके अंदर यही काम हो रहा होता है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इन दोनों के बीच का है। मैंने बोला था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जाने के समय में जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कि उस केस में, ट्रांजिशन स्टेट के केस में, ए का बी का जो बॉन्ड है, ए बी का जो बॉन्ड है वो पूरा टूटा नहीं होगा, और ए सी का बॉन्ड पूरा बना नहीं होगा। हम इसको पार्शियल या डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। चेक करें, देखो ये बी, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं मैं इसकी, देखो ध्यान से देखना, ये है हमारा बी डैश 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 ए डैश 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 सी, ये है ट्रांजिशन स्टेट। यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड साथ में बन रहा है। इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ये ट्रांजिशन स्टेट है इस रिएक्शन की। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है इस रिएक्शन की, कि ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली टूटा नहीं है, ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली बना नहीं है, बीच का पार्ट, उसको बोलते हैं अपन लोग ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है बात? समझ में आया आपको? कर लेंगे, ठीक है। तो हर रिएक्शन में, जितनी भी ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन पढ़ोगे, सब में ट्रांजिशन स्टेट तो मौजूद होगा ही होगा। भैया बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा नहीं, जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक नया बॉन्ड बना नहीं पाओगे। पुराने यादों से निकलोगे तभी तो नई यादें क्रिएट कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक जनरल ज्ञान भी देती है लाइफ का, ठीक है। तो बात समझ में आई है? तो ये टूटा, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई आपकी, समझ में आई बात? अब अगर यहां कार्बन ले रहे हो तो आप खुद सोचो कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो पुराना बॉन्ड टूटा नहीं, इनमें से कोई एक बॉन्ड टूट रहा होगा और एक नया बॉन्ड बन रहा होगा। तो कार्बन ट्रांजिशन स्टेट के दौरान 5 बॉन्ड बना रहा होता है। कार्बन ट्रांजिशन स्टेट के दौरान कितने बॉन्ड बना रहा होता है दोस्तों? 5 बॉन्ड बना रहा होता है। रीजन मैंने बताया कि ट्रांजिशन स्टेट में ये वाला एक बॉन्ड जो बन रहा होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ होता है और ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली बना नहीं होता है। तो कोई एक बॉन्ड जो है वो टूट रहा होगा, कोई एक बॉन्ड नया बन रहा होगा। तो इस तरीके से आपको कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट स्टेट में दिखेगा। ये वाला मान लो बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चीज लगा लो, मान लो ए है, यही लगा लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ लगा लेता हूँ। क्या निकल रहा था अपना बी, तो यहाँ बी लगा लो। यहाँ पे क्या जुड़ रहा था? सी। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो अब इस केस में जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट है। क्लियर है बात? कितना है? पेंटावेलेंट। यहाँ पे पेंटावेलेंट 5 बॉन्ड बना रहा है। तो यहां लिख सकता हूं मैं, कार्बन इन इट्स ओनली इन ट्रांजिशन स्टेट, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट में होगा, ना ही रिएक्टेंट की साइड होगा वो 5 बॉन्ड में, ना ही प्रोडक्ट में होगा। प्रोडक्ट में जाते साथ वो 4 बॉन्ड बना लेगा और रिएक्टेंट के टाइम पे भी 4 बॉन्ड होगा, बस ट्रांजिशन स्टेट के दौरान वो 5 बॉन्ड बना रहा होगा। फाइनली कोई चीज निकलनी होगी वो कंप्लीटली निकल जाएगी, ठीक है, और वापस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अपन को 4 बॉन्ड मिलेंगे। तो कार्बन इन इट्स ट्रांजिशन स्टेट
इन पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन जो है वो क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। समझ में आया आपको, कर लोगे। यही बता देता हूँ मैं, ये हट जाएगा फिर। ठीक है, जगह घेर रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, बी डैश 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 ए डैश 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 सी, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है, समझ में आई, कर लोगे। हटाओ इसको, आगे अपन प्रॉपर कार्बन की ट्रांजिशन, समझ में आया आपको। चलिए, तो ये हो गई आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब जरूरी नहीं है कि भाई रिएक्शन एक स्टेप में जाए, रिएक्शन कई बार मल्टीपल स्टेप भी शो करती है। एक पाथवे से जब जाएगी तो कहीं रुकेगी, फिर दूसरी जगह रुकी, तीसरी जगह भी रुकी, तो एक से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कि रिएक्शन जो है वो कभी एक पाथवे से भी जा सकती है। अब मान लीजिए कि रिएक्शन दो पाथवे से भी गई। देखो, कोई भी रिएक्शन है, मान लो वो पी से एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे गई, कोई भी एक जगह रेस्ट लिया उसने, फिर वो जाकर के क्यू बनाया। ठीक है, तो ये दो स्टेप में रिएक्शन हुई है। ये है आपका स्टेप वन, ये है अपना स्टेप टू। तो जरूरी नहीं है रिएक्शन वन स्टेप में ही हो, रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप भी ले सकती है, दो भी ले सकती है, तीन भी ले सकती है, ऑन सो ऑन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। वो है अपनी सिंगल स्टेप, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन में आएंगी। अब पी से एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे गया, फिर वहां से वो क्यू में गया, तो पी से जब वो इंटरमीडिएट में जाएगा, पहले इंटरमीडिएट में जाएगा, तो यहां पे एक आपको टीएस वन मिलेगी। फिर इंटरमीडिएट से वो फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे गई, कोई भी एक जगह रेस्ट लिया उसने, फिर वो जाकर के क्यू बनाया। ठीक है, तो ये दो स्टेप में रिएक्शन हुई है। ये है आपका स्टेप वन, ये है अपना स्टेप टू। तो जरूरी नहीं है रिएक्शन वन स्टेप में ही हो, रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप भी ले सकती है, दो भी ले सकती है, तीन भी ले सकती है, ऑन सो ऑन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। वो है अपनी सिंगल स्टेप, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन में आएंगी। अब पी से एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे गया, फिर वहां से वो क्यू में गया, तो पी से जब वो इंटरमीडिएट में जाएगा, पहले इंटरमीडिएट में जाएगा, तो यहां पे एक आपको टीएस वन मिलेगी। फिर इंटरमीडिएट से वो फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टीएस टू मिलेगी। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है आपका रिएक्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं ये टू स्टेप्स रिएक्शन है। ट्रांजिशन स्टेट भी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन रिएक्शन, साथ साथ इंटरमीडिएट ऑल्सो इन्वॉल्व। Intermediate is involved in reaction, इंटरमीडिएट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्लियर, ये दो स्टेप रिएक्शन है। क्लियर है बात, समझ में आया आपको, कर लोगे। अब यहाँ पे
बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साइमल्टेनियसली नहीं होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। सही है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, इंटरमीडिएट मिलेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग मिलेगा। कितनी स्टेप रिएक्शन है ये? 2 स्टेप। चेक कर लो। ठीक है। तो जब भी एक से ज्यादा स्टेप वाली रिएक्शन होगी तो वो इंटरमीडिएट से होकर ही जाएगी। जब भी एक से ज्यादा स्टेप वाली रिएक्शन होगी तो वो इंटरमीडिएट से होकर ही जाएगी। जब भी एक से ज्यादा स्टेप की रिएक्शन होगी तो वो इंटरमीडिएट से होकर ही जाएगी। क्लियर है बात? ये बिग डिफरेंस है वन स्टेप और मोर देन टू स्टेप वाली रिएक्शन, मोर देन वन स्टेप वाली रिएक्शंस के अंदर। वन स्टेप वाली में कोई भी इंटरमीडिएट मौजूद नहीं था, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ मिलेगी। बट एक से ज्यादा स्टेप वाली रिएक्शन के अंदर आपको इंटरमीडिएट भी मिलेगा। समझ में आई बात आपको? बात करेंगे इंटरमीडिएट क्या होता है। ठीक है। वो कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बोनिल रेडिकल, एल्कीन, ये सारे जो हैं वो आपके एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है। आइए कल चलें आगे। तो ये हो गई आपकी 2 स्टेप। इसमें कितने टीएस आए आपके? 2 टीएस आए। आओ मान लो एक और रिएक्शन लेते हैं। इसको आप बताएंगे, ये मुझे आप लोग बताएंगे। मान लो आर से रिएक्शन गई, आर से एक इंटरमीडिएट 1 पे रुकी, फिर यहां से ये एक दूसरे इंटरमीडिएट पे रुकी, और फिर ये गई अपनी फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। तो मुझे बताओ, सारी जानकारी दो कि क्या क्या हुआ होगा। आर हमारा क्या रहेगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। एस क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। अब मुझे जवाब दो, यहां पे कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी? यहां पे कितनी ट्रांजिशन स्टेट आएंगी? यहां पे यहां से एक इंटरमीडिएट में TS1, इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट की तरफ जाएगा तो TS2, फिर इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो TS3। तो क्या यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या आप यहां पे लिख सकते हैं 2 की जगह यहां पे कितना स्टेप हो जाएगा? 3 स्टेप्स रिएक्शन। बाकी सारी लाइनें यही आ जाएंगी। ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व क्लियर? समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। सुनना ध्यान से। सॉरी, मैंने अभी आपको बताया कि वन स्टेप वाली रिएक्शन के अंदर, वन स्टेप वाली रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट मौजूद होती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बीच का कहीं पार्ट होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का पार्ट। आओ इसका हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाएं, पहले वाले का।
ए फॉर वन स्टेप रिएक्शन। क्या लिया था अपन ने बताओ? ए बी प्लस सी, यहां से जा रहा था किसमें? ए सी प्लस बी, और हमने बोला था यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व अगर आप ड्रॉ करोगे तो उस केस में क्या मिलेगा आपको कि दोनों के बीच का पार्ट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर जो मैक्सिमा होता है, जो मैक्सिमा होता है वो होता है, जो मैक्सिमा होता है किसी भी रिएक्शन का जो मैक्सिमा होता है, देखो मान लो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, ये ऊपर गई और ये आपके फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चली गई। तो रिएक्शन का जो ये मैक्सिमा है ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, रिएक्शन का जो मैक्सिमा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर जो मैक्सिमा है वो होता है इसका ट्रांजिशन स्टेट। कि यहाँ पे कंप्लीट ए बी था, ये कंप्लीट ए बी है, मतलब रिएक्टेंट है, और ये कोलिजन होते होते यहाँ मैक्सिमम, एक मैक्सिमम बनाया इसने, फिर वापस फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चला गया। तो ये जो होता है मैक्सिमा वो क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट। ऑल तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, ऑल मैक्सिमा आर ट्रांजिशन स्टेट। सारे जो मैक्सिमा है वो क्या होंगे? ट्रांजिशन स्टेट होंगे। क्लियर? समझ में आया आपको? ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर पीओआर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पीओआर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, सही है। तो अब मुझे बताओ जरा, अब दूसरा क्या पढ़ा था अपने? टू स्टेप वाली। तो बी फॉर टू स्टेप्स रिएक्शन, क्या था अपने पास? पी क्यू है ना। तो पी से अपन इंटरमीडिएट में गए, फिर इंटरमीडिएट से अपन क्यू में गए थे, यही तो था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? ये हमारा क्या था? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। यहाँ पे ये TS1 मिलेगी आपको, यहाँ पे ये TS2 मिलेगी आपको, ये इंटरमीडिएट हो गया। ये आपका क्या था? स्टेप फर्स्ट, ये है स्टेप सेकंड। और इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करें। सॉरी। मान लो यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये एक मैक्सिमा, पहली TS, फिर एक मिनिमा, फिर दूसरा TS, और ये फाइनल प्रोडक्ट, ऐसे बन जाएगा। तो जितने मैक्सिमा हैं वो क्या होंगे? TS होंगे, ये TS1, एक ये मैक्सिमा, तो ये क्या होगा आपका? TS2,
और जो मिनीमा होता है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट। ये क्या है आपका इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या है आपका P, मतलब रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा आपका Q, प्रोडक्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या होगा आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR। समझ में आया आपको? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑल मिनिमा all minima are intermediate। ऑल मैक्सिमा ट्रांजिशन स्टेट्स, ऑल मिनिमा इंटरमीडिएट्स। क्लियर है बात? समझ में आया आपको? ठीक है, आओ तीसरी रिएक्शन है, उसके ग्राफ मुझे आप बना के दिखाएंगे। थर्ड, फॉर 3 स्टेप रिएक्शन, फॉर 3 स्टेप्स रिएक्शन। 3 स्टेप में क्या कर रहे थे अपन बताओ? R से अपन कहाँ गए थे, इंटरमीडिएट 1 में गए थे। फिर इंटरमीडिएट 2 से अपन इंटरमीडिएट 1 से 2 में गए थे। फिर 2 से अपन कहाँ गए थे, S में गए थे। यही था। तो बताओ यहाँ पे ये क्या आएगा आपका TS1, और ये क्या होगा आपका स्टेप फर्स्ट, इंटरमीडिएट 1। यहाँ पे क्या आएगा आपका TS2, ये हो गया आपका स्टेप 2। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, TS3, और ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप थर्ड। ये हो गया प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो वो बेझिझक पूछ सकता है। आओ यहां से मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुई, पहला TS मैक्सिमा, फिर पहला इंटरमीडिएट, फिर दूसरा TS, फिर दूसरा इंटरमीडिएट, फिर तीसरा TS, और ये फाइनल प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, बोले तो R। यहां पे ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो क्या है S। जितने भी मैक्सिमा थे वो क्या है TS, तो ये TS1, ये TS2, ये वाला हो गया आपका TS3। जो मिनिमा है आपके रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी कर्व के, वो क्या होंगे आपके इंटरमीडिएट, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट 1, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट सेकेंड, ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया आपका POR, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कर लोगे? समझ में आया आपको? अब 4 स्टेप हो जाएं तो बना लोगे आराम से। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो TS जो है वो डाउन ग्रेड में बनेंगे। दूसरा TS का मैक्सिमा होगा वो दूसरे वाले से थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, थोड़ी TS कम होगी। इन दोनों इंटरमीडिएट में पहले दूसरे इंटरमीडिएट में दूसरे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस वजह से इसका
मिनिमा जो है वो पहले वाले इंटरमीडिएट कंपैरिजन में थोड़ा नीचे रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आया? अब बहुत से बच्चों का इसमें समस्या आती है कि सर ये प्रोडक्ट आप ऊपर ले रहे हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप नीचे ले रहे हो, रिएक्टेंट आप ऊपर ले रहे हो, तो ये कैसे पता करें? तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ी होंगी, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी बेटा सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, कोई सवाल जवाब नहीं है इसमें, सिर्फ थ्योरी है। तो इस कॉन्सेप्ट्स को, इन बेसिक्स चीजों को आपको दिमाग में ध्यान से रखना है, समझना है कि क्या चीजें हैं। ये आपने दिमाग में रखा तो आपको आगे चीजें बहुत फायदा मिलेगा। फिर अपन आगे कॉन्सेप्ट्स पे धीमे धीमे डेप्थ में बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बेसिक्स ही बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहली क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पहली क्या है आपकी एक्सोथर्मिक, दूसरी क्या है एंडोथर्मिक। मुझे बता सकता है कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसा ग्राफ बनता है और एंडोथर्मिक कौन सा ग्राफ, कैसा ग्राफ बनता है? जल्दी बताओ, मुझे कोई बता सकता है क्या कि किस टाइप के ग्राफ बनते हैं इसमें? बोलो। हाँ जी, बताओ किस किस टाइप के ग्राफ बनते हैं एंडो और एक्सो में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी नेट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्सो मतलब बाहर मतलब हीट नेट रिलीज करेगा सिस्टम, एंडो मतलब हीट नेट एक्सेप्ट करेगा सिस्टम। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट का जो एंड पॉइंट होता है वो नीचे होता है। वो कहाँ होता है दोस्तों? नीचे होता है। तो ये ग्राफ है आपका एक्सोथर्मिक का। यहाँ रिएक्टेंट होते हैं और यहाँ प्रोडक्ट। ठीक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? ये थोड़ा ऊपर रहता है, रिएक्टेंट से ऊपर रहता है। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, नेट एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता है, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट का एंड पॉइंट रिएक्टेंट से ऊपर होता है। तो इन सारे केसेस में मैंने जो बनाए हैं वो आपको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से ग्राफ बनाया। जल्दी बताओ, ये जो ग्राफ बनाए हैं मैंने यहाँ पे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से बनाए हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से बताए हैं? जल्दी बताओ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का हमेशा नीचे है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे आपके किसके ग्राफ बनाए हैं आपने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। समझ में आया आपको? डेल्टा एच जीरो से ज्यादा होता है या कम? जल्दी बताओ। चेंज इन एंथैल्पी इन दोनों में किसका ज्यादा होता है, किसका कम? एक्सो में ग्रेटर देन जीरो और एंडो में लेस देन जीरो। ठीक।
कर लोगे भाई, कोई दिक्कत? तो ये आपका एक बेसिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, हमने उस पर चर्चा करी है कि रिएक्शन किस टाइप्स की होती हैं। सिंगल स्टेप हो गई, वो मोर देन वन स्टेप वाली भी होती हैं, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, ऑन सो ऑन, ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। वन स्टेप वाली में सिर्फ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, टू स्टेप वाली में आपको इंटरमीडिएट भी देखने को मिलेगा, और इंटरमीडिएट से होती हुई रिएक्शन जाएगी, इंटरमीडिएट ही पहले आएगा फिर फाइनल प्रोडक्ट जाएगी। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड की बात कर ली, ग्राफ किस तरीके से बनते हैं हमने ये भी यहाँ पे सीख लिया। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पहले बेसिक चीजें हम ले लें। आओ, अब हम बात कर रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट्स की। आओ, मजा आ जाएगा। अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स। नाम से पता चल रहा है अटैकिंग रिएजेंट मतलब अटैक करेंगे कहीं ना कहीं। तो देखो, रिएजेंट है मान लो हमारे पास कोई ए, और यहाँ पे एक अटैकिंग रिएजेंट हम लाए पी। तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर भी, इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, और इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। इट कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कि किस टाइप का पी आपने लिया है। ठीक है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर टू ए, और इट कैन बी एक्सेप्टर फ्रॉम ए से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और ए को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो अब इन दोनों कैटेगरी को अपन को समझना पड़ेगा कि कब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट की तरह काम करेगा, कब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। क्लियर? आओ, तो इस वजह से अपन को दो टाइप मिले, इस तरीके वजह से अपन को यहाँ पे दो टाइप मिले। आओ लिख लें, देयर आर अरे यार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। दो टाइप्स के अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। ए है इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट्स। और बी है न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। क्लियर? आइए ए पढ़ें पहले, इलेक्ट्रोफाइल्स।
इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं पहले समझो। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल्स, तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, अभी अपन ने बात करी कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है पी, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ए से, है ना, ले सकता है या दे सकता है। ये लेन देन चलता रहेगा पूरी रिएक्शन के अंदर, कभी देगा कभी लेगा, कभी देगा कभी लेगा। तो इस वजह से दो कैटेगरी मिल गई अपन को, एक हो गई इलेक्ट्रोफाइल, एक हो गई न्यूक्लियोफाइल। पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, ये दो वर्ड से मिलके बना है दोस्तों। पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है फाइल्स। फाइल्स का मतलब होता है लविंग, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन लविंग। जो इलेक्ट्रॉन को पाने की, जो इलेक्ट्रॉन्स को पाने की चाह रखता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को पाने की चाह रखता हो वो क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल्स। अब पाने की चाह रखता है मतलब, सोचो तुम्हारे पास पैसे की बहुत पैसा है, मनमान पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, तो क्या तुम अपने दोस्त से पैसा उधार मांगने की कोशिश करोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ ले लेंगे, क्या दिक्कत है, दे रहा होगा। अरे नहीं भाई, तो मैं मजबूरी की बात कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास पहले से ही अनाप शनाप पैसा है कि तुम 10 लोगों को पैसा डोनेट कर सकते हो, तो क्या तुम उस केस में किसी दूसरे आदमी से पैसा मांगोगे क्या? नहीं। तुम्हारी चाह कब होगी पैसा मांगने की? जब तुम्हारे पास कड़की चल रही है, पैसा है ही नहीं। असल में आ रही है, जो जिसके पास नहीं होता है उसको उसकी चाह होती है, ये दस्तूर है इंसान का। जो नहीं होता है उसी की इच्छा होती है। साइकिल वाले का ड्रीम है कि मुझे बाइक मिल जाए, बाइक वाले का ड्रीम है कि मुझे कार मिल जाए, कार वाले का ड्रीम है मुझे और अच्छी कार मिल जाए, या चॉपर मिल जाए, या प्राइवेट जेट मिल जाए, या कुछ और मिल जाए। तो ये तो जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। इंसान का काम ही यही है। अगर ये क्यूरियोसिटी ना हो तो इनोवेशन ही नहीं हो। ये जो आज पढ़ रहे हो ये क्या है? किसी ना किसी साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी तो रही होगी, जानने का प्रयास किया होगा कि भैया ये कैसे हो रहा है। कंपाउंड बन गया, रिएक्ट हो गए, आपस में नया प्रोडक्ट दे दिया। बट किसी ना किसी को अगर इससे मतलब नहीं होता तो ये हमें थ्योरीज ही नहीं मिलती। उसकी इच्छा रही होगी, उसको उसके अंदर क्यूरियोसिटी रही होगी जानने की कि कैसे होता है, पता तो करें। तब वो बिहाइंड द सीन गया होगा, कुछ टेस्ट किए होंगे, कुछ एनालिसिस किया होगा, फिर आज जाकर के अपन को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना बैक एंड पे डिटेल्ड चीजें मिली हैं। तो हम तुम आज यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं इन बातों पे, है सही बात है या नहीं? तो जिसके पास जो चीज नहीं होती है उसको वही लेने का प्रयास करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर क्या, मुझे इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। बोलो हाँ या ना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करेगा, उसको लेने की इच्छा रखेगा। अगर उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो क्या वो लेने की इच्छा रखेगा? नहीं रखेगा। तो ये बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को पाने की चाह रखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, यहां पे बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या यहाँ पे? all electrophiles are electron seeking, electron seeking, और electrophiles are, या all reagents लिख लेते हैं, all reagents are, electrophile तो लिख ही रहे, जनरलाइज हो गया ना, all reagents are electron seeking,
सीकिंग स्पीसीज, ठीक है। और अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तभी ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तभी ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने की चाह रखते हैं। तो लिख सकता हूं क्या, रिएजेंट्स, रिएजेंट्स which have electron deficiency, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, या डेफिशिएंट लिख लो यहाँ, इलेक्ट्रॉन reagents which are electron deficient, which are electron deficient। ये एक किताबी लैंग्वेज है, बहुत सारी किताबों में आपको ये लैंग्वेज मिल जाएगी, दूसरे नंबर वाली, रिएजेंट्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बहुत जगह कॉमन लैंग्वेज है ये, बहुत ज्यादा, काफी मेजोरिटी में हम यूज करते हैं। ऑल रिएजेंट्स, ऑल रिएजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इच्छा रखते हैं वो। रिएजेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई? और कुछ, और कुछ? अब मुझे को ये बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की चाह रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं, तो इनके पास उस इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कोई जगह होनी चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जगह रखने की जगह होगी तभी वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं है, सोचो अब आपका एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, ऑलरेडी सामान भरा हुआ है, पूरा घर भरा हुआ है, जगह ही नहीं है वहाँ खड़े होने की, बैठने की, उठने की। अब तुम भाई साहब और बाजार से सामान उठा के ले आए, तो उसको रखने की जगह होगी तभी तो लोगे। तो पहली तुम्हारी डिमांड, टारगेट क्या होगा कि बड़ा घर लें। जब बड़ा घर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली सामान भी अपने आप आ जाएगा धीमे धीमे, है कि नहीं? तो ऐसे ही अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है, मार्केट से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, ए से इलेक्ट्रॉन पी को एक्सेप्ट करना है, तो पी को रखने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए या नहीं? जल्दी बताओ। अगर ए से इस पी को इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स लोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या इस पी को इलेक्ट्रॉन्स की रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड कर सकता हूं कि रिएजेंट्स विच हैव वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल्स आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, है ना? लिख लूं, रिएजेंट्स, रिएजेंट्स हैविंग, रिएजेंट्स हैविंग वैकेंट, वैकेंट p, वैकेंट p और d, कोई भी एक वैकेंट p और d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स और खाली हो पहले से तो अच्छी बात है, या खाली हो सके। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास दो कमरे हैं, एक केस था 1 BHK, तो उसमें तो कंडीशन ही खत्म हो गई। एक बंदा है जिसके पास 2 BHK वाला फ्लैट है, बट उसमें एक ही कमरा भी एट ए टाइम वो यूज कर रहा है, दूसरा कमरा उसके पास खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऑलरेडी खाली है, ठीक, तो उसके पास ऑलरेडी बैकेंड पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल पड़ी हुई, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन लेगा, कि उसे पता है कि मेरे पास दूसरा कमरा खाली है, मैं जो भी इलेक्ट्रॉन्स लाऊंगा वो उस दूसरे कमरे में रख दूंगा। एक बंदा ऐसा है जिसके पास एक छोटा सा एक स्टोर रूम टाइप का है, तो वो क्या करेगा, जो नया सामान लाएगा उस सामान को तो अपने उस मेन कमरे में रखेगा, और जो पुराना सामान होगा उसमें से कुछ उठा करके वो जगह बना देगा, ताकि नया सामान आ जाए और उस पुराने सामान को वो उस स्टोर रूम के अंदर सेट कर देगा। तो उसने जगह क्रिएट कर दी। तो या तो ऐसे स्पीसीज के पास पहले से ही वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर वो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर ले। और यहां लिख सकता हूं, रिएजेंट्स है वैकेंट पी और डी, पी और डी, और मे बी वैकेंट, मे बी वैकेंट ऑर्बिटल,
or maybe vacant orbital during interaction, during interaction, ड्यूरिंग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के दौरान वो अपनी ऑर्बिटल को या तो खाली कर ले या पहले से उसके पास खाली ऑर्बिटल हो, तो ऐसे स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े, आओ। अब भाई ये तो समझ में आ गया कि क्या बिहेवियर होता है इलेक्ट्रोफाइल्स का। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला, अब याद, ये तो पता चल गया ना कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग वाले, जिनके इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो पहला हमें बोल सकता हूं इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट या फिर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले हो, बात बराबर है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। भाई देखो ना, इलेक्ट्रॉन सीकिंग तो मैंने पहले ही बताया था। इलेक्ट्रॉन सीकिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स की चाह रखने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन की चाह रखेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले से अच्छा तो क्या हो सकता है? तो ये वो कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल की जो हाईली रिएक्टिव होती है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या कौन कौन सा सकते हैं? H प्लस, देखो प्लस वाले सारे, H प्लस, D प्लस, T प्लस, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हो गए। ठीक है, और बताओ? Br प्लस और I प्लस, और बताओ? हम्म, और बताओ जल्दी। हम्म, और कुछ हो सकता है क्या? हम्म, NO प्लस, NO2 प्लस, CH3 हो सकता है, CH3 प्लस। तो ये सारे सारे जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, वो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले। ठीक है, एटसेट्रा। तो इलेक्ट्रोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और ये हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं ये, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है भाई इनमें, हाईली रिएक्टिव, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, चाह है इनकी तो भयंकर चाह होगी, देखते ही साथ जहां भी इलेक्ट्रॉनिसिटी होती है देखते साथ चिपक जाते हैं उसके, छीन लेते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स, हाईली रिएक्टिव। आओ सेकंड कैटेगरी में बढ़े। अब खुद गैस करो कि सेकंड कैटेगरी कैसी हो सकती है। ये तो होगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है। अब क्या वो बी एन डी, पी एन डी वाले केस आ सकते हैं क्या? जो वैकेंट ऑर्बिटल रखते हो पहले से खाली और एक खाली कर सकते हैं, तो वो दो कैटेगरी और आएंगी, एक जिनके ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल हो।
ठीक है, चलिए आइए अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, न्यूट्रल या फिर बोल सकते हैं इनको इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वही पीएनडी वाले है ना, वही पीएनडी वाले। ठीक है, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स पी और डी। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे, BF3, BS3, B2S6, इन सब में बी के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये बी के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, BF3 में, BS3 में, B2S6 में। ठीक है, BCl3 में, BCl3 में। ये सब में वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है यहाँ पे। इन सब में वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब डी वाले कैटेगरी भी ले सकते हो आप, डी वाली कैटेगरी भी ले सकते हो, SbCl5, SB, SB, और क्या हो सकता है, एस वो, और बताओ, AlCl3, Al2Cl6, ये सारे में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, SbCl5, AlCl3, Al2Cl6। ठीक है, FeCl3 एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर, ये हो गए पॉजिटिव चार्ज वाले और ये हो गए आपके न्यूट्रल। तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, थोड़े कम शांत स्वभाव के रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, अगर ये दोनों खड़े हैं कंपटीशन में तो ये पहले जाएगा। हाईली रिएक्टिव, ये मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं ये। ठीक है, लिख लो मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। तो थर्ड कैटेगरी, पहली दो कैटेगरी अपन लोगों ने देख ली, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाला था, एक थे अपने न्यूट्रल वाले। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड वन, कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स। इनकी बात करें, कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स। मजा आ जाएगा इसमें, आइए बात करें कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स। मैंने तीन तरीके की चीजें बताई थी आपको, अगर आप लोग को याद हो तो पहली कैटेगरी थी दोस्तों जिसमें कि अपन बात कर रहे थे कि उसके पास कमरा ऑलरेडी खाली है, सामान नहीं है, तो वो बाजार से उस खाली जगह पे सामान ला करके रखने के लिए उसके पास जगह है। दूसरी कैटेगरी थी कि जिसके पास न्यूट्रल था बट वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो अपने पास जगह खाली करने की क्षमता रखता था, P&D टाइप की वैकेंट ऑर्बिटल थी, तो वहां पे वो इलेक्ट्रोडेंसिटी को ले सकता था। बट जो थर्ड कैटेगरी हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट ऑक्टेट, इनके पास ना ही कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, ना ही पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर के खाली रिक्त लेकर के ये लोग बैठे हैं। ये क्या करते हैं, इनके पड़ोस में, इनके पड़ोस में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े होने की वजह से,
इनके पड़ोस में, जैसे ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, इनके पड़ोस में दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये अपनी ऑर्बिटल को कुछ हद तक खाली कर लेते हैं। कैसे खाली कर लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं, जल्दी बताओ। ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब जब ये ऑक्सीजन जो है वो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल प्लस। और ये पार्शियल प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट चूंकि इनके पड़ोसी जो हैं वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोडेंसिटी को क्या करेंगे, खींचेंगे, और उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो ये वाली जो साइड है ये किसकी तरह वर्क करेगी दोस्तों, ये काम करेगी, किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह वर्क करेगी, ये वाली साइड। क्लियर है बात? ये साइड किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह। ठीक है, ये साइट। तो अब जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड जो है पोलराइज हो जाएगा, हम आगे बात करेंगे। और इसी रीजन से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बाकी पहले दोनों ही कंपैरिजन में। इसी वजह से ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको जगह खाली मिलती नहीं है, करनी पड़ती है। आइए कुछ कैटेगरी देखें जरा, किस किस तरीके के हो सकते हैं, आइए एग्जाम्पल देखें। आओ चेक करें एग्जाम्पल, देखो सब में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखेगा आपको, आर सी ओ आर। ठीक है, अब यहां देख लो आप, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस। समझ में आया आपको? और देखें, हाँ बोलो, आर सी ओ एच, और आर सी ओ एक्स। सही है, बोलो, आर सी ओ ओ आर। ठीक है, और कुछ हो सकता है बताओ। हम्म, एस पर तीन तीन ऑक्सीजन, ये भी। और बताओ बताओ, जल्दी 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 बता दो, आर सी ओ सी ओ आर। ठीक है, एसिड ले लो, एसिड, आर सी ओ एच। और कुछ, एन एच एन आर टू लगा दूं, आर सी ओ एन आर टू। ठीक है, वो सही है। आई सी एल, ये सब में वही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। आई सी एल, बी आर सी एल, ठीक है, आई एन थ्री, सब में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सी एल ओ एच, ठीक है, एन ओ सी एल, सी एल टू, बी आर टू, आई टू, बी आर टू, आई टू, एटसेट्रा। ठीक, क्लियर? ठीक है भाई, समझ में आया, कर लोगे। इसको बोलते हैं अपन NaCl को टिंडल रिएजेंट। टिंडल रिएजेंट। ठीक है,
टिंडल रिएजेंट। समझ में आया आपको? ये सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पार्ट से जुड़े हुए हैं। अब साइड अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे डेल्टा प्लस, पार्शियल प्लस, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट रहेगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ दो जगह पार्शियल प्लस इन दोनों साइड्स पे, यहाँ पे पार्शियल प्लस, इधर पार्शियल प्लस, यहाँ ये विड्रॉल करेगा तो यहाँ आई पे पार्शियल प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सी एल बी आर से खींचेगा तो इधर पार्शियल प्लस आएगा, यहाँ आई एन थ्री में एन थ्री विड्रॉल करेगा तो यहाँ पार्शियल प्लस आएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। यहाँ पे सी एल ओ एच विड्रॉल करेगा तो यहाँ पार्शियल प्लस आएगा, कर लोगे। एन ओ सी एल में ये सी एल खींचेगा तो एन ओ पे प्लस आएगा, कर लोगे। सी एल टू वगैरह में देख लोगे, ये कोई भी एक साइड खींचेगा तो यहाँ पार्शियल प्लस। समझ में आया आपको? ठीक है, कर लोगे। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट ऑक्टे इलेक्ट्रोफाइल्स है। ऑर्डर चाहो तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉजिटिव चार्ज वाले, फिर सेकंड वैकेंट डी, वैकेंट डी पी एंड डी वाले, और थर्ड वाले में क्या आ जाएंगे अपने कंप्लीट ऑक्टेट वाले। तो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया बात आपको?